हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज की इस श्रृंखला में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है क्लीन एनर्जी। और जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर से अभी G20 समिट हुआ था, ग्लासगो क्लाइमेट जो समिट हुआ है उसके अंदर भी चर्चाएं हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया के पास बचने का ये अंतिम मौका है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने प्रयास नहीं किए और प्रयास करने के बाद यानी कि कमिट करने के बाद आपने प्रैक्टिकली उसको नहीं किया, तो जो सिनेरियो निकल कर आएगा 2100 तक के या उससे पहले भी, वो एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक होगा, बल्कि सभी स्पीसीज के लिए खतरनाक होगा। तो एक खतरे की तलवार हमारे ऊपर है। और इसी विषय के ऊपर आज बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो अपने आप में मैं कहूँ नायाब हैं, अनूठे हैं और एक ऐसी क्या कहते हैं कि एक ऐसे डोमेन एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं जिसके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कम लोग हिंदुस्तान में जानते हैं। श्री एस.बी. डांगिया, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बोला जी, हाँ जी। मैं छोटा-सा एक इनका परिचय आपको दे देता हूँ। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के एलुमनस हैं। इसके अलावा एक वो इनोवेटिव थॉट फोरम के फाउंडिंग ट्रस्टी भी हैं। ये एक एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा एक ये कार्य है जो कर रहे हैं। श्री दांग्याच गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी, इसके अलावा गुजरात एल्कलीज, इन पे भी इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर। होम्योपैथी में बहुत इंटरेस्ट है, खास तौर से बहुत सारी मेडिकल स्ट्रीम्स को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। और कहा जाए तो बहुत बड़ी पदों पर कार्य कर चुके हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा चुके हैं। व्यापार का, सरकार का, सबका इनके पास एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम वाला 70 अनुभव जिसे कह सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनकी एक एंथोलॉजी भी अभी रिसेंटली आई है, प्रैग्मेटिक वेज ऑफ आत्मनिर्भर भारत, दैट कंटेन्स आर्टिकल ऑफ 75 इंडिया सेंट्रिक थॉट लीडर्स। हम देखा जाए तो एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो एक खजाना है, ज्ञान का खजाना। डांगिया जी, हमारा सौभाग्य आज आप हमारे नमस्कार, साथ हैं। नमस्कार, सबसे नमस्कार। पहले आपको, आपके परिवार को, आपके संगी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका और सुख समृद्धि रहे। डांगिया जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर बातें बहुत होती रही हैं। हालांकि बातें तो क्योटो प्रोटोकॉल से पहले स्टार्ट हो गई थी, बाद में पेरिस एग्रीमेंट आया, उसके बाद ट्रंप साहब पेरिस एग्रीमेंट से क्विट करके चले गए, जो बाइडेन साहब फिर वापस आए। जलवायु के ऊपर जितनी भी चीजें हुई वहां पर वादे ज्यादा होते गए और जो कमिटमेंट होने चाहिए थे जमीन पर वो नहीं हुए। पहली टिप्पणी आपसे लेते हैं ज्यादा बात करते हुए कि पहली टिप्पणी क्लीन एनर्जी के ऊपर जो अभी सब कुछ हो रहा है, जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उस पर। अ, सबसे पहले तो नूतन वर्षाभिनंदन आपको और सभी दर्शकों आपको को, भी। सभी सुनने वालों को। जी, अ, आपको। मैं ये कहूँगा कि एनर्जी इकोनॉमिक्स को अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी जो हमें आज प्राप्त हो रही है, जी। तो बैलेंस अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है झुक रहा है। जी। आप अगर 10-15 बरस पहले की बात करें तो सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर जो हम लोग प्रोड्यूस कर पाते थे वो फॉसिल एनर्जी, मतलब ज़्यादा तो मैं कोल की बात करूँगा क्योंकि जी। कोल ही जो है 60-70% तो एनर्जी हमको कोल ही देता है। जी। तो उससे बहुत महंगी थी। आपको याद दिला दूं मैं कि नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज जो बना था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये मनमोहन सिंह जी के जो है ज़माने में, उसमें 8 उन्होंने जो है प्रोग्राम बनाए थे। और उसमें पहला जो आप कहेंगे प्रोग्राम था, दैट वाज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेशनल सोलर मिशन। जी। नेशनल सोलर मिशन जब बना था और उसके लिए जब टेंडर निकाले गए थे थ्रू एनटीपीसी, तो सरकार ने ये सोचा था कि इसमें हम 12-13-14 रुपये तक की जो है एक प्राइस बैंड रखेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे कि इसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि भविष्य सोलर एनर्जी का है। जी। गुजरात गवर्नमेंट, जहाँ पर हमारे मोदी जी उस वक्त पे मुख्यमंत्री थे, और जो पर्सनली मैं कह सकता हूँ जो पर्सनली क्लीन एनर्जी से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हैं, प्रेम रखते हैं,
पैशनेट हैं, उन्होंने गुजरात में 15 रुपये पर यूनिट सोलार प्लांट लगाने वालों को 10 या 15 बरस तक ऑफर किए। उसकी बदौलत गुजरात में लगभग 900 मेगावाट के कमिटमेंट आए और उतने प्लांट सिर्फ 1 बरस में लग गए। मैं जी कहूंगा सोलार एनर्जी की ये एक ब्रेक थ्रू जो स्कीम थी, जिसकी बदौलत आगे जाके सोलर एनर्जी में कंपटीशन जो है बहुत जी बड़े पैमाने पर आई, जी कैपेसिटी बनी वगैरह वगैरह, और आज की तारीख में 3 रुपये 3.5 रुपये में सोलर पावर कमिट करके देने वाले, बनाकर देने वाले सैकड़ों लोग हमारे देश में मौजूद हैं। तो जी सोलर पावर जो है, सोलर पीवी पावर जो है टुडे, इट इज मच चीपर देन कोल पावर। आज अगर कोल की प्राइसेस आप देखें और हम मान लें कि कोल की प्राइसेस 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये पर स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो भी मैं कहूँगा कि अगर कोल से पावर प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कीमत जो है किसी भी हालत में 6-7-8 रुपये से कम नहीं हो सकती है। जी एक मैंने इसका सोलर का आपको जो है उदाहरण दिया, दूसरा मैं विंड का उदाहरण दूं। विंड एनर्जी में भी जो इसी तरीके के रेवोल्यूशन हो रहे हैं, ऑनशोर अब तो ऑफशोर भी आ रहे हैं, और वहां पर भी टैरिफ जो डिस्कवर हो रही है, जिस टैरिफ पर काम हो रहे हैं, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। तो जी मुझे भविष्य क्लीन एनर्जी का बहुत उज्जवल दिखता है। मैं दो इसमें पॉइंट ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग 24/7 के एक सूत्र से मैं कहूंगा कि बंधे हुए हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। इसलिए जब हम 24/7 के बारे में सोचते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की एक जो कमजोरी है वो हमारे सामने आती है। जी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर हो तो जब सूरज है तब प्रोड्यूस होती है, विंड एनर्जी जब विंड हो तब प्रोड्यूस होती है। अगर आप दूसरी कोई चीज़ लेते हैं, बायोमास बेस्ड कोई आप जो प्लांट लगा दें या जो बायोगैस लगा दें, तो उसमें नेचुरली देयर इज अ प्रॉब्लम इन सप्लाई चेन। तो ये जो उसकी कमजोरी जो है, वो जी कमजोरी 24/7 की वजह से है। बट इफ वी ट्राई टू लुक एट मेनी एप्लीकेशंस जहां 24/7 पावर नहीं चाहिए, वहां पर ये मैं कह सकता हूं एक तरह से बहुत ही उत्तम और जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प साबित हो सकता है। तो मुझे ये लग रहा है जिस तरह के काम इसमें हो रहे हैं, जिस तरह की साइंटिफिक जो है कम्युनिटी इसमें लगी हुई है, एनर्जी स्टोरेज आप कहें कि कोई दूसरे तरीके के जो है जो विकल्प या दूसरे तरीके के ऑल्टरनेटिव पे काम हो रहा है, मुझे पर्सनल ये लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी विच इज क्लीन एनर्जी is indeed going to be extremely successful in reducing the percentage of fossil power that the world is using today. बिल्कुल आपने सही कहा कि लगभग 70% जो यूज़ है कोयले से भारत में हो रहा है और चाइना भी बहुत भारी संख्या में यूज़ कर रहा है। सबसे दुखद बात ये थी कि इस पर्टिकुलर ग्लासगो समिट में रशिया और चीन के द्वारा एब्सटेन करना, एब्सटेन तो नहीं कहूँगा, वर्चुअल मोड से प्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि वो उसके प्रति सीरियस नहीं है और 2060 की जो डेट रख दी, उससे खास तौर से और दुख हुआ। और 2021 में तो कह रहे थे अभी अभी हम थर्मल पावर प्लांट और लगाएंगे, तो इससे वो सारे प्रयासों को धक्का लगता है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं होती, जिसके ऊपर मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। जब हम खास तौर से नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं और वहाँ से ऊर्जा की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले करीब-करीब 1 दशक से या उससे ज़्यादा से हमने न्यूक्लियर एनर्जी को अपने सिलेबस में से निकाल दिया है। हालाँकि भारत ने अभी कहा कि हमको एनएसजी का मेंबर बनाओ तो तब हम उसके अंदर आगे बढ़ सकें, लेकिन मुझे लगता है कि एनएसजी का मेंबर बनना उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है और भारत की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया में बनाना मुश्किल नहीं है। सारे बड़े देश यूरोप में हों, अमेरिका में हों, जापान है, एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर पावर से आता है। हमने वो रास्ता डांगिया साहब क्यों छोड़ दिया? हम उसके प्रति क्यों कोई प्लान नहीं कर पा रहे हैं? इसमें इसमें 3-4 चीज़ें हैं। जो सेफ्टी का इश्यू है वो अभी तक भी संपूर्णतया मुझे नहीं लगता है कि रिजॉल्व हुआ है। उसका जो भय है वो अभी तक भी पॉलिसी मेकर्स को सताता है। दूसरी बात ये है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ न्यूक्लियर प्लांट इज वेरी वेरी हाई। मैं ये कह सकता हूँ कि आज अब समझ लीजिए कि कोल का जो पावर प्लांट आप लगाने जाएं तो 6-7-8 करोड़ रुपए पर मेगावाट का समझ लीजिए कि कॉस्टिंग आता है। सोलर में आज 3-4 करोड़ रुपए पर मेगावाट में आता है। न्यूक्लियर में जाकर 40 करोड़ रुपए पर मेगावाट है। तीसरा प्रॉब्लम
टाइम स्पैन है। मतलब आज आपने सोचा कि ये बनाना है तो उसकी सब तरह से एनवायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न सबको देखते हुए इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। और चौथी बात सप्लाई चेन की है। चौथी बात है कि फ्यूल सप्लाई है, उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई है, उसमें भी कई प्रश्न हैं। तो न्यूक्लियर पावर आपने जो सही फरमाया, फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है रिक्वायरमेंट न्यूक्लियर के द्वारा मिलती है। जापान में आपने देखा कि न्यूक्लियर कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा था, पर अब धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। अमेरिका ने करीब 20-30 बरस तो मोरिटोरियम लगा रखा था और न्यूक्लियर प्लांट वहाँ नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर कैन बी एन ऑप्शन, पर फिर भी मैं कहूँगा कि इट विल नॉट गोइंग टू डबल डिजिट्स इवन इफ इट इज़ वेरी अग्रेसिवली pursued and if there are people who are willing to finance, क्योंकि इवेंचुअली तो फाइनेंस करने वाले लोग भी जो हैं इससे मुझे लगता है सेंसिटाइज होने चाहिए, कन्विंस्ड होने चाहिए। अगर वो कन्विंस नहीं है और उसमें उनको रिटर्न नहीं दिखता है तो वो न्यूक्लियर पावर को शायद सपोर्ट नहीं करें। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसके अगले इम्पोर्टेंट बिंदु के ऊपर, खास तौर से हमारा जो G20 समिट हुआ था और ग्लासगो समिट हुए हैं। G20 के समिट में कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई कि वो $100 बिलियन की फंडिंग जो बात चल रही है उसके ऊपर कहीं कुछ किया जा सके। एक कमिटमेंट जिसकी उम्मीद कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े इंडिया के पिंक पेपर्स जिनको मैं अभी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में काफी बड़ी संख्या में लोग पढ़ते हैं, उन्होंने ओपनली ब्लंटली लिखा है कि G20 हैज बीन ए फ्लॉप, देयर हैज बीन नो कमिटमेंट। जी मैं आप, सुन नहीं पा रहा हूँ, वही था। हाँ। अभी आपको हेलो। आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही, अभी आ रही है, हाँ। जी मैं अभी ये आ कह रही रहा है। जी मैं ये कह रहा था, बड़े बड़े इकोनॉमिक पेपर्स हिंदुस्तान में G20 समिट को एक फ्लॉप समिट बता रहे हैं कि सब लोग तस्वीरें खिंचवा के वापस आ गए हैं, लेकिन जहां तक $100 बिलियन की जो एक शुरुआती फंडिंग की बात है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब ये कमिटमेंट है उसके अंदर कि वहां पे वो लापरवाही सी नजर आई है और सारे पेपर्स में ओपनली लिखा है, तो ऐसे में हम कैसे ये सारा जो एनर्जी संकट है उसको हम डील कर पाएंगे सर? वैसे मैं कहूँगा कि इस तरह की समिट में आप भी जानते हैं ऑप्टिक्स ज़्यादा होते हैं। जब सब्सटेंस में उतरते हैं और जब फाइनेंशियर्स, डेवलपर्स, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, उनको अगर रिन्यूएबल एनर्जी में रिटर्न दिखें और रिटर्न उन्हें लगता है कि संभव है, तो अपने आप ये सारे के सारे फाइनेंस के अरेंजमेंट हो जाते हैं। आप जी जैसे सोलर में ही देखिए कि सोलर में अभी डेवलपर मॉडल चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्सेसफुल जो लोग हैं वो जी डेवलपर मॉडल में हैं। और जी अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारा सही हो एंड इफ इट इज़ कंसिस्टेंट, सही भी हो और कंसिस्टेंट भी हो। मैं कंसिस्टेंटली से बात कर रहा हूँ कि अगले मतलब जो 5 बरस के लिए पॉलिसी बना ली जाए और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आप जो है उतार चढ़ाव नहीं मतलब जो प्रोवाइड करें और उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करें, तो देर विल बी मेनी पीपल विल कम फॉरवर्ड नॉट ओनली इन सोलर, विंड में भी आएंगे। और मैं ये कहूँगा कि सोलर और विंड के अलावा बायोगैस जो है दैट इज एब्सोल्युटली अनटैप्ड। और उसमें बायोगैस प्रोड्यूस करना, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसका नाम है सतत, आपको पता ही होगा, विच इज सस्टेनेबल एंड सो एंड सो फॉर ट्रांसपोर्ट। तो वो सतत में बायोगैस प्लांट्स बनाना और उस बायोगैस प्लांट्स के बाद में आप कहेंगे कि क्लीन बायोगैस सप्लाई करना, या उसको जो है आप कहेंगे कि कॉम्प्रेस बायोगैस में कन्वर्ट करना, या फिर जो है उसे फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के उसकी वैल्यू रिकवर करना। ये सब चीज़ें जो अपने आप में अगर फाइनेंशियली वायबल हैं, अच्छा रिटर्न दे रही हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट है, मैं कहता हूँ ये सब संभव हो सकेगा। मैं एक और छोटी सी चीज़ और आप बताना चाहूँगा जी कि माइक्रो ग्रिड के लिए अब की बार बातें नहीं हुई, पर अगर आप रिक्वायरमेंट देखें, अगर आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखें, तो यू विल फाइंड दैट यू डू नॉट रिक्वायर 24/7 पावर फॉर मेनी ऑफ द रूरल enterprises, and even in the towns the enterprises need power only for 10 or 12 hours। अगर मान लिया जाए कि टाउन में, शहर में या गांव में कोई एंटरप्राइज चल रही है जो दिन में चलती है, उसकी पावर की रिक्वायरमेंट जो है वोरा जी इज फ्रॉम लेट्स से 10 o'clock इन द मॉर्निंग टिल लेट्स से 8 o'clock इन द इवनिंग। 10-11 घंटे की पावर की रिक्वायरमेंट है। दैट कैन बी वेरी इजीली मेट बाय माइक्रो ग्रिड्स विच आर डिजाइंड
and which are run like businesses by people using solar, biomass or biogas or wind or a combination of them along with say some other say balancing. So पूरी की पूरी मुझे लग रहा है कि हम लोगों की अब गतिविधि और हमारा जो है कार्यक्रम होना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। और मैं ये आपको जो बात कर रहा हूं ये आरईसी के रीसेंट सर्वे और दूसरी एक सीडब्ल्यू के एक रीसेंट सर्वे इसके आधार पर बता रहा हूं कि रूरल एंटरप्राइजेज में 90% ऑफ रूरल एंटरप्राइजेज डू नॉट रिक्वायर पावर फॉर मोर देन 8 to 10 आवर्स। तो पूरा जो डायमेंशन जो है या पूरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो हमको अपनी नजर से देखना पड़ेगा और उसके बाद में जो है हमको अपना जो है पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें इस सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी समस्या डांगिया साहब ये भी है कि जिसमें एक हिस्सा है पावर प्रोड्यूसर्स का, एक है आपके डिस्कॉम्स का और एक आपकी जो हमारी सारी जो राज्य सरकारें हैं जिन्हें मुफ्त बिजली देने की आदत पड़ी हुई है। कभी आम आदमी के नाम पे, कभी किसान के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पे, उसके बाद पेमेंट सप्लाईज़ होती नहीं हैं और पता लगा कि उसके बाद एक की चेन टूटी तो दूसरे की चेन टूटी और तीसरे की चेन टूटी और पता लग रहा पावर प्रोड्यूसर जो एनटीपीसी है, उसको कोल इंडिया को फिर उसके बाद उसने मनी देना है तो वो वहाँ पे रुक जाता है और सरकार हर बार एक नया पैकेज लेके आएगी, कभी 1 लाख करोड़ लाएगी, कभी 80,000 करोड़ लाएगी, चलिए कि इसको सप्लाई चेन को ठीक किया जाए। लेकिन फिर वहीं के वहीं और वही हाल हमने देखा है जो आपने रिन्यूएबल की खास तौर से सोलर और विंड के अंदर कि जहां जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको पेमेंट नहीं मिल पाती है और उनकी हालात इतने खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी सिस्टम कैसे कामयाब होगा जहां पर हर जगह सप्लाई चेन के अंदर देखा जाए तो संकट ही संकट है सर। नहीं, आपने सही फरमाया, पर कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन भी सिंपल होते हैं। आप जैसे आपने कहा कि पावर प्रोड्यूसर डज नॉट गेट पेड बाय लेट्स सी द यूटिलिटी कंपनी। अब यूटिलिटी कंपनीज जो हैं इन्होंने मान लिया जाए कि इन्होंने एग्रीकल्चरल पावर सब्सिडाइज रेट पे जो है देने का तय किया है। नाउ ये पॉइंट आपको जो है नोट करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि सब्सिडी सरकार किस पे देती है। इन पावर सेक्टर, in the electrical sector, government is giving subsidy mainly to the agriculture। अब ये पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इवन नीति आयोग ने ये मुझे लग रहा है कि बीच में एक सेमिनार किया था जहाँ पर इन्होंने एडमिट किया, जिन्होंने माना कि इलेक्ट्रिसिटी और पावर एंड वाटर हैव गॉट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक्चुअली एक नज़रिया जो हम लोगों को पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंकर्स हैं, सबको ये जो है बदलना पड़ेगा दैट government is not giving subsidy on power, it is giving subsidy on water। आप अगर देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में पंपिंग के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, पंपिंग मतलब पानी को ड्रॉ करने के लिए, तो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वी आर टुडे गिविंग सब्सिडी और कंसेशन फॉर वाटर एंड नॉट फॉर पावर, तो तुरंत जो है हमारे जो एक्शन प्लान जो हैं बदल जाएंगे। मैं आपको गुजरात का एक छोटा सा उदाहरण दूं जहां ऑफ ग्रिड सोलर पंप के द्वारा ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा, मतलब जो है सीन इन मेनी पार्ट्स वेयर पावर कुड नॉट बी गिवन टू दी फार्मर्स। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और फिर ये लगता था कि वहाँ पर पावर की चोरी होगी। उसको रिप्लेस कर दिया विद अ नोशन, विद अ कॉन्सेप्ट कि फार्मर को पानी ड्रॉ करने के लिए पंप चाहिए। Do we have to run that pump only with fossil power or can we run it with solar? तो सोलर पंप लगाने की वजह से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर मैं कह रहा हूं आज जो कुसुम योजना है वो शुरुआत वहां पर जो है ऑफ ग्रिड सोलर पंप से आकर जो है आज कुसुम पे आई है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में, ये आप दिनेश जी विचार करने की जैसी बात है, पूरी दुनिया में अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी ड्रॉ करना है वहां आपको कन्वेंशनल पावर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो पानी की रिक्वायरमेंट डिसकंटिन्यूअस है और सोलर पावर इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। और उसके बाद में होता क्या है कि जब आपके यहाँ धूप है तभी आपको पानी की जरूरत है। तो ये जो एग्रीकल्चरल एरिया में पानी की रिक्वायरमेंट के लिए सोलर पंप का उपयोग किया जाए पूरी दुनिया में मैं कहता हूं वो सोने में सुहागा है। डिसकंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट,
डिसकंटिन्यूस सप्लाई। ये मैचिंग जो है, ये मैट्रिक्स की मैचिंग जो है, ये मैचिंग दिस इज द बेस्ट। द मोमेंट यू स्टार्ट मैचिंग डिसकंटिन्यूस रिक्वायरमेंट विद कंटिन्यूस सप्लाई और कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट विद डिसकंटिन्यूस, आपको बड़ा मिसमैच होता है। पर ये एग्रीकल्चरल जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये करने से मैं आपको कह रहा हूं वी कैन रियली मेटामॉर्फोस द इंटायर पावर सिनेरियो। दूसरी बात उससे ये होगी अच्छी कि आपको कोई सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट say you are giving subsidy, you are promoting wastage of water, and you know very well what has happened in Punjab, जहां पर पानी फ्री देने से हमने राइस और दूसरी ऐसी क्रॉप्स को बढ़ावा दिया, उसके प्रॉब्लम समझते हैं। सो आई कम बैक टू दी से मे बी द ओरिजिनल नेशनल, हमारी जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज था, उसमें जो 8 अंग थे, उसके जो 8 पार्ट थे, उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, उसमें वाटर यूज एफिशिएंसी भी है, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब चीजों एक का पॉइंट उस वक्त आपने विचार किया और गया एक था। पॉइंट और दिया था, वेस्टेज टू वेल्थ, जो वेस्ट टू आपने, वेल्थ, हाँ जी हाँ, जी। वो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। सर वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन द पावर कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ पर 30 करोड़, अराउंड 25 to 30 करोड़ काउज एंड बफलोज हैं हमारे यहाँ। अब उनके गोबर का कन्वर्जन इनटू बायोगैस, एंड बायोगैस टू आइदर बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली 1 or 2%। हमारे पास आज 99% इस तरह का जो है ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 थिंग्स। नंबर 1, फ्यूल के लिए आपको जो गैस बन गई, आपको पावर चाहिए तो पावर हो गया, पर उसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक स्लरी जो मिलती है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो कीमत आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंडीड ग्रेट। और मोदी जी के 2 बरस के पहले के प्रोग्राम में आपने सुना ही होगा, जहां उन्होंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर बहुत भार दिया कि हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करना चाहिए। सो अब मतलब जो है ऑल, मैं ये कहूंगा कि इस तरीके का इंटीग्रेटेड विजन or integrated plan which is financially sustainable and financially, I would say, feasible is the way forward। लेकिन डांगिया साहब, एक रिपोर्ट श्रीलंका से आई थी जहां सडन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द ऑर्गेनिक फार्मिंग गए हैं और उनकी फसलों के उत्पादन बहुत कम हो गए हैं, बड़ी बुरे हालात हो गए उनके साथ। ऐसा है सर कि हर चीज में, क्योंकि मैं ये इनोवेटिव थॉट फोरम में हमेशा कई अच्छे अच्छे लोगों को बुलाता हूं, एक निष्कर्ष उसका ये है that there is no need for a revolutionary change. Evolutionary changes, incremental changes, and thereafter, say maybe integrating different kinds of say approaches and solutions is the right way forward। आपने हेल्थ की बात की थी मेरे इंट्रोडक्शन में, और मैं आरोग्य भारती में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं। हम इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि एलोपैथी जो है अकेला ही सोल्यूशन दे सकती है या आयुष अकेला सोल्यूशन दे सकती है। हम इसको मिलाकर जिसमें जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन प्लस पॉइंटों को उठाएं और उन सबको जो है लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए कंबाइन करेंगे। इस तरीके का वहां पर थिंकिंग है, पैथी बिल्कुल, एग्नोस्टिक हेल्थ केयर। हाँ जी, बिल्कुल। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं, बहुत जी इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने ग्लासगो समिट में पंचामृत दिया, 5 पॉइंट्स दिए जिसके बेस पे, या 5 मंत्र दिए जिसके बेस पे भारत का कमिटमेंट उसके अंदर दर्शाया गया है। पर जो तारीख लिखी गई है 2070, जहां चाइना की आलोचना 2060 में हो रही थी, हमने 2070 की डेट दी है, वहां पर 2070 की डेट दी है। और आज सुबह एक अखबारों में जब मैंने पढ़ा कि वहां पे सरकार का स्टेटमेंट आया कि 2070 भी तब होगा जब हमें से, हमारे पास फॉरेन से फंडिंग आएगी, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो फंडिंग करेंगे। क्या इतनी लंबी दूरी के जो लक्ष्य हैं, आपको लगता है कि कभी वो परिपूर्ण हो पाते हैं या आधे भी परिपूर्ण हो पाते हैं? बहुत लंबा समय नहीं है ये, करीब-करीब? बहुत लंबा समय है, पर जब हम बात कर रहे हैं समथिंग लाइक नेट जीरो, मैं आपको इसलिए कहना चाहूंगा कि मैंने बिल्डिंग बिल्डिंग सेक्टर में एनर्जी के ऊपर काफी जो है काम किया था, एंड आई एम अवेयर अबाउट से व्हाट ऑल हैज हैपेंड। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी में 1973 के बाद उन्होंने ये तय किया था कि उनको बिल्डिंगों को गर्म करने के लिए या उनको जो वार्म रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए, दे विल एम फॉर 80 to 90% रिडक्शन, और उन्होंने उस चीज को 20 या 30% में हासिल कर लिया। तो कुछ ना कुछ एम बनाना जरूरी है, उसके बाद में प्रोग्राम बनाकर लोगों का सहयोग, लोगों का सहकार जरूरी है। और मैं इतना जरूर आपको कहना चाहूंगा कि द फ्यूचर फॉर क्लीन ग्रीन energy and technologies is very bright, and the moment we move away from a subsidy model
मैं बता रहा हूं विच टू फाइनेंशियली वायबल बैंकेबल मॉडल्स एंड रिलीज द एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी एंड गिव देम कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर। ये सब चीजें संभव हो सकती है। मैं तो कहूंगा 2070 से पहले से भी पहले, उससे भी पहले ही हो सकती है, मैं ये कहूंगा। पर 2070 कहने के लिए कह दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। उम्मीद तो हम भी रखते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि ये ख़ास तौर से जो टेम्परेचर का दानव जो है, जो ख़ास तौर जी से जी। हमारे सिर पे इतना भारी हो चुका है कि अगर ये नहीं कर पाए, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाए और कहीं 3-4 डिग्री तक राइज़ हो गया 2100 तक, तो आधी प्रजातियाँ ही लुप्त हो जाएँगी इस धरती से और ये एक प्रलयकारी सिचुएशन होगी। और हमें बिल्कुल ट्राई नहीं करनी चाहिए कि कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा कि जी हमारा जी। जीवन खतरे में पड़ जाए और कुछ ना कुछ ठोस प्रयास होते रहने चाहिए। तो जाने से पहले कोई आखिरी 30 सेकंड में आपकी एक टिप्पणी दर्शकों के लिए। मैं लास्ट ये कहना चाहूंगा कि देर इज नॉट वन सिंगल वे बाय वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। वन साइज कैनॉट फिट ऑल, विल हैव टू गो फॉर मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड देन विल हैव टू इंटीग्रेट। Centralized power production and centralized distribution is one route, but we will have to combine it with decentralized grids, microgrids. Microgrids can also be connected, which are meeting the eventual requirement, will be a very, very say, good way to go forward. And this is going to be true for the whole world, not only India. Thank you. जस्ट बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और हम डांगियान साहब की जो ख़ास तौर से जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा हम फ्यूचर में भी उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, जरूर जरूर क्योंकि जरूर करिएगा। एनर्जी का जो डोमेन है वो समुद्र से भी बड़ा डोमेन है। मेरे पास सैकड़ों प्रश्न हैं, लेकिन वो सारे मैं उठा नहीं सकता हूँ समय की बाध्यता के कारण और ख़ास तौर से हमारे मेहमानों की समय की जो है उसका भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा आपसे विदा और डांगिया साहब का करूँगा शुक्रिया कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए और एक बार फिर जाते-आते आप सबको दीपावली की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। दोस्तों बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद धन्यवाद। नूतन वर्ष अभिनंदन।